वेलकम टू माय चैनल। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग जहाँ कहीं होंगे खैर खैरियत के साथ और ढेरों खुशियों के साथ होंगे। दोस्तों, हॉरर स्टोरीज़ बाय आफिया में नए वाक़े के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, वाक़या किसी की आप बीती है जो इसी की ज़ुबानी पेश करूँगी, लेकिन सबसे पहले अगर तो आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली मज़ीद स्टोरीज़ की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, तरांडा मोहम्मद पना और ज़ाहिर पीर से बरास्ता रोड सादकाबाद की तरफ सफ़र किया जाए तो रास्ते में सरदार गढ़ आ जाता है। अब तो हर तरफ छोटी बड़ी तारकोल की सड़कें बन गई हैं। पहले ये सड़कें नापैद थीं। ये कम से कम 40-45 साल पहले की बात है। घने जंगलात की भरमार थी। इंसानी आबादी बहुत कम थी। वीरान इलाके बहुत ज़्यादा थे। हिंदू जिनको मकामी लोग कड़ाड़ कहते थे। कड़ाड़ों के मकान पूरा स्टार किस्म के होते थे। पाकिस्तान बन जाने के बाद वो हिंदुस्तान हिजरत कर गए थे। बड़े बड़े सेठ हिंदू रह कर गए थे और आज भी सिंध और बलूचिस्तान में वो लोग मौजूद हैं। इनके शमशान घाट जहाँ मुर्दों को जलाया जाता था, कई मकानों और दुकानों पर तो मुसलमान काबिज हो गए थे और कई मकान गैर आबाद थे जो खंडर बन गए। सर्दियों की एक शाम थी। मैं और मेरे मामू सड़क किनारे खड़े थे। एक पुरानी बस हमें उतार कर जा चुकी थी। हमने कुछ आगे अपने घर जाना था। चांद की 14 तारीख थी। हम खड़े सोच रहे थे कि आगे सफ़र जारी रखें या यहीं पे रात बसर करके सुबह अपने घर जाएं। कुछ मकानात जिनसे धुआं उठ रहा था, यानी वहाँ लोग खाना पकाने की तैयारियां कर रहे थे। इस इलाके में हमारी वाकफियत भी नहीं थी, इसीलिए हम मामू भांजे ने फैसला किया कि हम चलते चलते अपने घर पहुँच जाते हैं। हमें थकन तो थी, मगर हम 2.5-3 कोस का सफ़र पैदल करने के काबिल थे। हम दोनों चलना शुरू हो गए। ये सन 1965 की जंग से 2-3 साल पहले की बात है। इस वक्त गैर आबाद ज़मीन बहुत ज़्यादा थी। हू का आलम तारी रहता था। हम पैदल सफ़र करते करते जलालपुर के करीब हो रहे थे। हमारे दाएं बाएं खजूरों के घने दरख्त मौजूद थे। सामने एक घने दरख्त वाला बाग नज़र आ रहा था। वहाँ मैंने एक अजीब सा नज़ारा देखा, जिसे देखकर मैं तो घबरा गया, लेकिन मेरे मामू बिल्कुल नहीं घबराए क्योंकि वो इन्हीं इलाकों के रहने वाले थे और ऐसे नज़ारों से इनका अक्सर वास्ता पड़ता रहता था। हमने देखा कि 1 दर्जन के करीब मिट्टी के दिए रोशन थे जो ज़मीन से 10 फुट की बुलंदी पर मुतहरिक थे। वो हमें दायरे की सूरत में घूमते हुए नजर आए। ये एक पुरस्कार मंजर था जो हम दोनों मामू भांजे हैरत से देख रहे थे। फिर वो दिए एक लंबी कतार में बाग की तरफ बढ़ गए। वो जन्नात जिन्होंने ये दिए उठा रखे थे वो हमें नजर नहीं आ रहे थे। बाग का लकड़ी वाला गेट इस वक्त खुला हुआ था। अचानक बाग के गेट से एक लंबा तिरंगा आदमी निकला और तेजी से हमारी तरफ आया और अचानक कुछ हाथों ने मुझे बाग की दीवार पर बिठा दिया और मैं अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और टूटी हुई ईंटों पर अंदर जा गिरा। मैं हड़बड़ा कर जल्दी से उठा और बाहर निकल गया। बाहर मेरे मामू खड़े थे। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम कहाँ चले गए थे? मैं हैरान रह गया। मैं सोचने लगा कि क्या मुझे मामू ने फ़िज़ा में बुलंद होकर दीवार के ऊपरी हिस्से पर जाते नहीं देखा। मैंने सोचा ये बात मैं मामू को ना बताऊं ताकि वो परेशान ना हो। मैंने इनको टाल दिया कि मैं रफ़ा हाजत के लिए गया था। मामू चुप हो गए। इतने में वो लंबा आदमी हमारे करीब आ पहुंचा। इसने अपने हाथ में एक थाल उठाया हुआ था जो एक रुमाल से ढका हुआ था। मैं समझ गया कि ये शख्स जन्नात में से है। इसके दोनों कानों की लोएं इतनी लंबी थीं कि कंधों तक आ रही थीं। इसकी बड़ी बड़ी आंखें शोले बरसाती नजर आईं। वो बिल्कुल अंगारे की तरह सुर्ख थी। मैं घबरा कर ज़मीन पर बैठ गया। वो सख्त लहजे में बोला, नीचे ना बैठ, खड़ा हो जा। मैं एकदम खड़ा हो गया। अचानक इस शख्स ने हाथ हिलाया तो करीब ही एक गधा मौजूद था। वो शख्स बोला, कोई और मौका होता तो हम तुम्हें ज़रूर नुकसान पहुंचाते, लेकिन आज हमारे लिए खुशी की रात है। मैं कौम जन्नात में से हूँ। मेरे बेटे की शादी है। मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आज खुशी की रात है। तुम खाना खा के इस थाल को यहीं रख देना, साथ ना ले जाना। हमने जलालपुर के घरों से ये बर्तन उठाए हैं। सुबह होने से पहले हमें इन बर्तनों को वापस इसी जगह रखना है जहाँ से उठाए हैं। तुम लोग खाना खाकर इस गधे पर सवार होकर यहाँ से दूर चले जाना और वापस इस रास्ते पर हरगिज ना आना जहाँ से तुम्हें रोका जा रहा है, क्योंकि हमारी कौम में वहशी शरारत पसंद जन्नात भी हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक और बात तुम लोग याद रख लो,
कि ये गधा जब अपनी गर्दन हिलाए तो फौरन नीचे उतर जाना, वरना बाद के नुकसान के तुम खुद जिम्मेदार होगे। ये कोई आम गधा नहीं है, बल्कि ये कौम जन्नात की सवारी है, और ये तुम्हें सिर्फ इसीलिए दी जा रही है कि तुम हमारे मेहमान हो और हम लोग मेहमान नवाज हैं। अगर हमारी शादी की रात ना होती तो हम तुम्हें जलालपुर की दीवारों में चुन देते। मेरे मामू की तरफ इशारा करके बोला, यह आदमी बहुत मासूम है और हमें इसका चेहरा बहुत पसंद आया। ये एक नेक और सीधा साधा बेलौस आदमी है। हम ऐसे इंसानों और इनके साथियों को नुकसान नहीं पहुंचाते। तुम इस अच्छे आदमी के साथी हो, इसीलिए हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं दे सकते। मैंने डरते डरते पूछा, अरे हमारे मोहसिन, ये तो बताइए कि ये गधा परवाज भी कर सकता है? वो बोला, हाँ, ये ऊपर उड़ भी सकता है, मगर जब तक तुम लोग अपनी मंजिल के करीब नहीं पहुंच जाते ये उड़ेगा नहीं, क्योंकि तुम लोग ज़मीन पर गिर सकते हो। ये तुम्हें पीठ पर बिठा के नहीं उड़ेगा, बल्कि वापसी पर हमारे पास उड़ के आएगा। फिर इसने थाल मेरी तरफ बढ़ाया। मैं कुछ नॉर्मल हो गया था। मैंने कहा, ए नेकजिन, क्या हम दूर से आपकी शादी की रसूमात देख सकते हैं? वो बोला, हाँ बिल्कुल देख सकते हो, मगर करीब ना आना। हमारा सरदार भी मौजूद है जो शायद तुम्हें पसंद ना करे। इतना कहकर वो वहां से गायब हो गया। मैंने थाल से जब रुमाल उठाया तो इसमें चावल थे। चावलों की खुशबू ने हमें मशहूर कर दिया। जब हमने चावल खाने शुरू किए तो तबीयत खुश हो गई। बहुत लजीज चावल थे। थाल खाली करके हमने इसे वहीं रख दिया। मैंने मामू से कहा, आप यहीं बैठे, मैं ज़रा नज़ारा करके आऊँ। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा और रास्ता बनाकर बाग के अंदर झांकना शुरू किया। अंदर अजीब समा था, रोशनी ही रोशनी थी। मुझे वहाँ पर बहुत पुरस्कार चेहरे नजर आए, जिनके कानों की लोएं इनके कंधों को छू रही थी। एक बड़े तख्त पर बड़े सर वाला जिन बैठा था। हल्की हल्की मौसीकी थी। चंद लम्हों बाद में मामू के पास आ गया। मैंने मामू को सब कुछ बता दिया। मामू ने कहा, अब चलें? मैंने कहा, जी चलते हैं। हम इस गधे पर सवार हुए। मैं सोच रहा था कि ये गधे को रास्ता कैसे पता चलेगा, मगर मैं हैरान हुआ कि वो गधा सर झुकाए चलता रहा और वो इसी रास्ते पर चल रहा था जो हमारे गांव की तरफ जा रहा था। अचानक इस गधे ने अपनी गर्दन हिलाई। इससे पहले कि हम लोग नीचे उतरते, तेजी से इसका कद बढ़ने लगा। अब वो ऊंट के कोहान के बराबर ऊंचा हो गया था। ये देखकर हम परेशान हो गए। अचानक वो गायब हो गया और हम जमीन पर गिर पड़े। हमारी आफियत इसी में थी कि हम भागकर वहां से निकल जाते। चनाचा हम लोग बगैर रुके अपने गांव पहुंचे और घर जाकर दम लिया। ये बहुत पुरस्कार मनाजिर थे, इसलिए हमने किसी से इनका जिक्र नहीं किया। मैं चंद दिन मामू के यहाँ रहा। मेरे दिल में बहुत तजस्सुस था कि दिन की रोशनी में मुझे इस बाग को अंदर से देखना चाहिए। जब मैंने वापसी का प्रोग्राम बनाया, खाना खा के तकरीबन दिन के 11 बजे मैं और मेरे मामू रवाना हुए। मामू ने कुछ सफ़र मेरे साथ करना था। जब हम इस बाग के करीब पहुंचे तो मैंने मामू से कहा कि आप कुछ देर यहाँ किसी दरख्त के साए में बैठे, मैं ज़रा बाग का चक्कर लगा लूँ। मामू ने कहा, दूर से इस जगह को देखना जहाँ जन्नात की शादी देखी थी। इसके करीब ना जाना, ये जगह भारी होती है और जन्नात नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आते। मैंने कहा, परेशान ना हो, मैं दूर से ही वो जगह देखकर आ जाता हूँ। मैं बाग में दाखिल हो गया। मुझे सामने ही दरख्तों के नीचे एक चरपाई बिछी हुई नजर आई, जिस पर एक बड़े पेट वाला शख्स नजर आया जो हाथों से खजूर का बान बुट रहा था। इसने मुझसे कहा, ओ बच्चे, क्या काम है? मैं इसके करीब पहुंच गया और इससे हाथ मिलाया। इसने मुझे चरपाई पर बैठने को कहा। मैं बैठ गया और इधर उधर देखने लगा जहां जन्नात की शादी देखी थी। इस आदमी ने मुझसे कहा, बच्चे, कहाँ से आए हो? अगर मुझसे कोई काम है तो बताओ। मैंने कहा, मैं फलां बस्ती से आया हूँ, अपने शहर जा रहा हूँ। कुछ दिन पहले मैं अपने मामू के साथ यहाँ से गुजरा तो जन्नात से हमारा वास्ता पड़ गया था। उन्होंने हमें चावल खाने को दिए थे और सवारी के लिए गधा भी दिया था जो कि लंबा हो गया था। बाद में वो गायब हो गया। हम नीचे गिर गए और मैंने इनकी शादी भी देखी थी। अब मैं तसल्ली करने आया हूँ कि क्या वाकई इस बाग में जन्नात रहते। मेरी बात सुनकर वो बूढ़ा बोला, तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। बाग के इस हिस्से में जन्नात का बसेरा है। मैं इस हिस्से से बहुत अरसे से वाकिफ हूँ। इस बाग में रहता हूँ और इस तरह के कई नज़ारे देख चुका हूँ। इसके साथ ही इस बूढ़े की आंखें सुर्ख होना शुरू हो गई और वो झूमने लगा। झूमते झूमते इसने चरपाई के करीब पड़ा हुआ घड़ा उठा के मेरे चेहरे पर दे मारा, जो मेरे दाएं आंख के करीब लगा और टूट गया। मटका लगने से मेरी जिल्द फट गई और जख्म से खून बहना शुरू हो गया। शायद इस पर जिन आ गया था। फिर बूढ़ा झूमते झूमते चरपाई से नीचे गिर गया। इतने में सामने से एक औरत भागती हुई आई और बोली, हाय, मेरे मियाँ पर जिन आ गया। ए लड़के, भाग जा यहाँ से।
मैं फ़ौरन बाग से बाहर निकल आया और मामू के पास पहुंचा। वो मेरा खून आलूद चेहरा देखकर घबरा गए। पास ही खेतों को सिराब करने वाली नाली में पानी बह रहा था। मैंने इससे पानी से चेहरा साफ किया। मामू ने थोड़ा सा कपड़ा फाड़ के मुझे दिया कि मैं इसको बांध लूं ताकि खून बहना बंद हो जाए। मैंने मामू को सारी बात बताई और हम वहां से रवाना हो गए। मामू ने कहा, इस बूढ़े पर जब जिन आ गया था तो तुम वहां से फौरन चले आते। मैंने मामू से कहा कि मैंने जैसे ही इरादा किया, लेकिन इससे पहले कि मैं वहां से निकलता इसने मुझे घड़ा दे मारा। मामू ने कहा, अब ये बात किसी को मत बताना। फिर हम चलते हुए अड्डा पहुंचे और बस का इंतजार करने लगे। 1 घंटे बाद रहीम यार खान की तरफ से बस आ गई और मैं बस में सवार हो गया। इस तरह हमें अपने शहर पहुंच गया। इस वाक़ये को एक लंबा अरसा हो गया और इस कहानी की सच्चाई की बड़ी निशानी अब तक मेरे चेहरे पर दाग की सूरत मौजूद है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल कीजिएगा। इस नाचीज़ को दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलती हूँ नए किसी वाक़ये के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।